ओनली रिजवी और आप देख रहे हैं शब्बीर तो देखेगा। क्या हो गया? तमीज नहीं है मुझे ही चलाने की? तो आप चलाना सिखा दो ना। अगर इंसान के बच्चे हो ना तो फोन बंद मत करना। मैं तुम्हें बताती हूँ गुंडागर्दी का नतीजा क्या होगा। वैसे तुम दोनों बहनों में एक चीज बहुत सिमिलर है, तुम दोनों ही बहुत बदतमीज हो। आइंदा अगर हमें परेशान किया ना, मैं तुम्हारा वो हशर करूंगी, तुम याद रखोगे, समझे? वो मिसाल तो आपने सुनी ही होगी कि मान न मान मैं तेरा मेहमान। शबीर ने कोयटा में एक ऐसे नौजवान को देखा है जिसके हाथ एक लड़की का मोबाइल नंबर लग गया था। आप भी देखिए। सहरिश के फोन की घंटी बजी तो उसके चेहरे पर कुछ इस किस्म के तासुरात उभरे जैसे उसे मालूम था कि कौन उसे फोन कर सकता है। सहरिश ने माथे पर बल डालते हुए मोबाइल पर नजर डाली तो ये वही नंबर था जिसकी सहरिश को तवक्को थी। सहरिश ने नागवारी के तासुरात के साथ कॉल रिसीव कर ली। जी फरमाइए। जी वो हिना से बात हो सकती है मेरी? मैं कितनी बार आपको बता चुकी हूँ ये हिना का नंबर नहीं है। तो फिर आप मुझे उसका नंबर दे दें, आपकी मेहरबानी होगी। हिना के पास मोबाइल नहीं है। चले कोई बात नहीं, मैं आप ही से बातें कर लिया करूंगा। कोई जरूरत नहीं है मुझे फोन करने की। और जरा ये बताएं नंबर कहाँ से आया? ये बात छोड़ें, आप मुझे ये बताएं कि आप मुझे कब, कैसे और कहाँ मिल सकती है। देखिए प्लीज इनकार मत करिएगा। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है और कान खोल के सुन लो। अगर तुमने मुझे दोबारा फोन किया मैं पुलिस को तुम्हारा नंबर दे दूंगी। इससे क्या होगा? बकवास बंद करो, शट अप। यह विजय नामी लड़के का फोन था जो एक बार सहरिश के कजन के साथ सहरिश के महल्ले में आया था और फिर किसी तरह सहरिश का मोबाइल नंबर हासिल करके उसे तंग किया करता था। विजय के फोन के बाद सहरिश कुछ परेशान सी रहने लगी थी और उसने फैसला कर लिया था कि अब अगर विजय ने उसे तंग किया तो वो पुलिस को रिपोर्ट कर देगी। सहरिश घर के कामकाज में मगन थी लेकिन वो शदीद बेचैनी के आलम में दिखाई दे रही थी। सहरिश का फोन अंदर कमरे में रखा था और वो आंगन में थी कि अचानक उसे फोन बजने की आवाज सुनाई दी और वो शदीद इश्तियाल के आलम में फोन के पास पहुंच गई और कॉल रिसीव करते ही विजय पर बरस पड़ी। अगर इंसान के बच्चे हो ना तो फोन बंद मत करना। मैं तुम्हें बताती हूँ गुंडागर्दी का नतीजा क्या होगा। तुम जानते नहीं हो मैं क्या कर सकती हूँ। अरे सहरिश, आज तो आप बहुत गुस्से में लग रही हैं। खैर तो है? बकवास बंद करो। देखिए आप मुझे गलत समझ रही हैं। एक अच्छा लड़का हूँ, आपको कोई गलत फहमी हुई है। मुझे सीधी तरह बताओ तुम चाहते हैं क्या हो आखिर? आपकी बहन हिना से शादी करना चाहता हूँ। अच्छा तो ये तरीका शादी करने का? जो चल फंगे लगते हो तो मुझे। देखो सहरिश, अब आप मेरी बेइज्जती कर रही हो। तुम इससे भी ज्यादा बेइज्जती के काबिल हो। और वैसे भी हिना तुम्हें जानती भी नहीं है। नंबर कहाँ से आया मेरा? मुझे लगता है आज आप बहुत गुस्से में हैं। आपसे बाद में बात करूँ। खुदा हाफिज। हेलो हेलो हेलो। सहरिश का उखड़ा लहजा सुनकर एक लम्हे के लिए विजय ठिठक कर रह गया। उसे गुस्सा तो बहुत आया लेकिन उसने चालाकी से काम लेते हुए अपने गुस्से पर काबू और अपने लहजे को नरम कर लिया। विजय ने फोन रख दिया और सहरिश हलो हलो करती रह गई। एक दिन सहरिश अपनी छोटी बहन हिना और भाभी रमशा के साथ सौदा सलफ खरीदने जा रही थी। बाजार की गली पतली थी और खासा रश था लेकिन लोग बेढंगे अंदाज से मोटरसाइकिलों पर गुजर रहे थे। सहरिश और उसकी भाभी और उसकी बहन किनारे किनारे चल रहे थे कि अचानक एक मोटरसाइकिल तेजी से हॉर्न बजाती हुई आई और सहरिश के करीब से इस तरह गुजरी कि सहरिश को अपने आप को बचाना पड़ गया। ये विजय था। विजय को देखते ही सहरिश फट पड़ी। क्या हो गया? तमीज नहीं है मुझे ही चलाने की? तो आप चलाना सिखा दो ना। एक थप्पड़ मारूंगी ना मुंह के ऊपर। एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी। देखिए अब आप मेरी बेइज्जती कर रही हैं। चल चल निकलो यहाँ से। रास्ता नापो अपना वरना क्या? और आप तो ऐसे रिएक्ट कर रही हैं जैसे मैंने आपको बाइक मार दी है। एक तो बाजार में आ रहे हो ऊपर से इतनी तेज स्पीड में। बाप के पैसों पे ऐशी कर रहे हैं। आप तक मत पहुंचना समझी? वरना क्या? क्या कर लोगे वरना?
विजय सहरिश को घूरता हुआ मोटरसाइकिल को गियर में डालकर तेजी से रवाना हो गया। बाजी किस जाहिल के मुंह लग रही हैं आप? छोड़िए, चले आए। शब्बीर ने जब अपने तौर पर मालूमात दी तो उसे पता चला कि विजय नामी नौजवान हर हाल में हिना से दोस्ती करने के बहाने ढूंढ रहा था, लेकिन हिना की बड़ी बहन की जानिब से झाड़ पड़ने पर अब वो अपनी बेइज्जती का बदला लेने के बारे में सोच रहा था। हेलो, आज तुमने अच्छा नहीं किया सहरिश। मैं सहरिश नहीं, उसकी बहन हिना बात कर रही हूँ। हिना? हाँ बोलो। क्या बहुत खूबसूरत समझती हो तुम अपने आप को? मैं जो भी समझती हूँ। वरना तुम होते कौन हो मुझसे सवाल करने वाले? वैसे तुम दोनों बहनों में एक चीज बहुत सिमिलर है, तुम दोनों ही बहुत बदतमीज हो। हाँ, हम तुम्हारे साथ घूमने फिरने चले जाते तो हम अच्छे हो जाते, है ना? नहीं, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो फिर जाओ अपना रास्ता नापो, और आइंदा अगर हमें परेशान किया ना, तो मेरी बहन ने तो तुम्हें कम बेइज्जत किया। मैं तुम्हारा वो हश्र करूंगी तुम याद रखोगे, समझे? हिना ने गुस्से में फोन बंद कर दिया और मुंह ही मुंह में बड़बड़ाने लगी। क्या कह रहा था? कुछ नहीं, बदतमीजी कर रहा था। मैंने तो ऐसी सुनाई है कि याद रखेगा। इसका कोई ना कोई इलाज तो करना ही पड़ेगा, तुम फिक्र मत करो। अगर शादी करनी भी है तो ये कोई तरीका थोड़ी है, पागल। बाजी, सच पूछो तो मुझे थोड़ा डर लग रहा है। उसका लहजा मुझे धमकीआवेज महसूस हुआ। मैं तो कहती हूँ तुम अपना नंबर तब्दील कर लो। बहुत देखी है इसके जैसे, मैं आपको पता नहीं क्या समझ रहा है। इस कहानी की मजीद तफसीलात हम आपको दिखाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देखेगा। मुसलसल डांट फटकार के बावजूद विजय अपनी हरकतों से बाज ना आया, बल्कि वो हर दूसरे तीसरे रविश सहरिश को फोन करके भयानक अंजाम की धमकियां देने से भी बाज ना आया था। एक दिन शब्बीर ने देखा कि सहरिश की बहन हिना और भाभी रमशा बाजार में एक दुकान से खरीदारी में मसरूफ थीं कि अचानक विजय मोटरसाइकिल पर नमूदार हो गया। उस दिन हिना ने अपनी बहन की चादर ओढ़ रखी थी। विजय ने खामोशी से एक तरफ मोटरसाइकिल खड़ी की और सहरिश का नाम लेकर उसे ललकारने लगा। विजय की आवाज सुनकर हिना और उसकी भाभी ने पलटकर देखा तो विजय हाथ में एक बोतल लिए खड़ा था। विजय को देखते ही हिना भड़क उठी और उसने उसे खरी खरी सुना डाली। ये देखिए, इसका तो ये टूटा हुआ है। छोड़ देखो। सहरिश, तू क्या समझ रही थी? मुझसे बच जाएगी? छोड़ दूंगा मैं तुझे। हाँ? गुंडे, बदमाश, आज तो मैं तेरा इलाज करती हूँ। तू रो क्या आई? हिना चप्पल उतारने के लिए झुकी और जब वो सीधी खड़ी हुई तो विजय ने अचानक बोतल का ढक्कन खोलकर उस पर तेजाब छिड़क दिया। तेजाब हिना की भाभी पर भी पड़ा। ये मंजर देखकर आसपास के लोग इधर उधर हो गए। विजय वहां से तेजी से फरार हो गया। तेजाब पड़ने से हिना और उसकी भाभी के कपड़े तक झुलस गए थे। मौके पर मौजूद एक बच्चे ने ये मंजर देखा तो वो तेजी से दौड़ता हुआ गली में दाखिल हुआ और सहरिश का दरवाजा जोर जोर से खटखटाने लगा। सहरिश ने दरवाजा खोला तो बच्चे को देखकर हैरान रह गई। क्या हुआ छोटू? बाजी, आपकी बहन पर विजय ने तेजाब फेंक दिया, जल्दी चलें। क्या? जल्दी आओ। इत्तला मिलते ही सहरिश घर से निकलकर दौड़ने लगी। उसका भाई भी पीछे पीछे था। वो दोनों दुहाइयां देते हुए दौड़ रहे थे। जब सहरिश मौके वारदात पर पहुंची तो उसकी बहन और भाभी बेआसरा पड़ी थीं। सहरिश ने जल्दी से अपनी चादर बहन पर डाली, जबकि भाई ने सामने वाली दुकान से एक मैला सा कपड़ा उठाकर भाभी पर डाल दिया। अब वो लोगों को मदद के लिए पुकार रहे थे। रक्षा वालों को भी रुकने का इशारा किया, लेकिन किसी ने वहां रुकना गवारा नहीं किया। सहरिश सड़क पर लोगों से मदद की अपील कर रहे थे, लेकिन गुजरते हुए लोग एक लम्हे के लिए रुकते और फिर अपने रास्ते पर चल पड़ते थे।
इसी दौरान सहरिश को सामने से पुलिस की मोबाइल वैन आती नजर आई। सहरिश दौड़कर मोबाइल के रास्ते में खड़ी हो गई, मोबाइल रोकी और अहलकार दौड़कर नीचे आ गए। पुलिस की मदद से सहरिश की बहन और भाभी को अस्पताल पहुंचा दिया गया था। और जब शब्बीर ने पुलिस सर्जन से मालूमात दी तो उसने बताया कि हिना और उसकी भाभी बहुत ज्यादा नहीं जली थी। पुलिस की मदद से सहरिश की बहन और भाभी को अस्पताल पहुंचा दिया गया। और जब शब्बीर ने पुलिस सर्जन से मालूमात हासिल की तो उसने बताया कि हिना और उसकी भाभी बहुत ज्यादा नहीं जली थी। हिना का जिसकी एज 20 इयर्स है, उसकी 35% जो है बर्न है, फेस है, उसके चेस्ट है, वो इनवाल है, लेकिन अभी स्टेबल है। दूसरी है रिमशा, उसकी एज 16 ईयर है, उसके 10% है बर्न, टांग पर है और पाँव पर। पुलिस सर्जन के बयान के बाद जब शब्बीर वार्ड में पहुंचा तो हिना और उसकी भाभी को देखकर हैरान रह गया। रमशा का पूरा चेहरा और जिस्म के दूसरे हिस्से मुतासिर थे, जबकि हिना भी काफी झुलसी हुई दिखाई दे रही थी। शब्बीर एक लम्हे के लिए सोच में पड़ गया कि कहीं मुबैना तौर पर पुलिस सर्जन मुलजिम को बचाने की कोशिश तो नहीं कर रहा था। इसी सोच में शब्बीर ने मुतासिरा लड़कियों के माँ बाप से बात की तो शब्बीर को पता चला कि मुलजिम खासा बाअसर था। अभी हमारी लड़की को एक आंख से नजर भी नहीं आ रहा, हम लोग क्या करें? हमें तो इंसाफ चाहिए, इंसाफ दे। तो हुकूमत के जाने से रेस्ट कर लिया, जब को पूछना चाहते हैं तो पीछे से कॉल आ जाती है, इसको हाथ नहीं लगाना, इसको ये नहीं करना, वो नहीं करना। ये तो नहीं होता। इंसाफ तो इंसाफ है ना, हर इंसान के लिए इंसाफ होना चाहिए। अभी वो उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं तो ये बोलते कि ये सच हो गया। हिना की मां के बयान के बाद शब्बीर को पुलिस सर्जन का बयान मशकूक नजर आने लगा। इस शर्मनाक वाक़े की खबर इलाके में जंगल की आग की तरह फैल गई थी और कौमी असम्बली के एक रुकन भी वहां पहुंच गए थे। SHO साहब छापे पर हैं और मैंने CCPO साहब से कहा है कि आसमान या ज़मीन एक करें, 1 घंटे में हमें वो मुजरिम चाहिए, क्योंकि ये इस टाइम ये जो हालत आप बच्चियों की देख रहे हैं, ये एक बहुत, मैं कहता हूँ, इंसान सफा काम उसने किया है और उसको इंशाल्लाह हम कैफे किरदार तक पहुँचाएंगे। हम इनके लवाकीन को ये यकीन दिलाते हैं। पुलिस ने मुलजिम को वाक़े के थोड़ी देर बाद ही गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन मुबैना तोड़ जोड़ की उम्मीद में मुलजिम का चेहरा दिखाना गवारा नहीं किया। शब्बीर चादर में छुपाए गए मुलजिम की सिर्फ एक झलक ही देख सका। इस वाक़े के बारे में हिना की बहन सहरिश ने जो कुछ बताया था वो ये है। उसके कपड़े तो फट गए थे, जल गए थे और पानी मानी उसके ऊपर फेंका और फिर उसके बाद हमारी कोई मदद नहीं कर रहा था, कोई रिश्का नहीं रुक रहा था। हम इतनी मिन्नतें कर रहे थे, तरले कर रहे थे कि अल्लाह की खातिर कोई तो रिश्का रुक जाए, नहीं रोक रहे थे। फिर जो मोहल्ले के हमारे लड़के थे, मेरा भाई था, मैं थी, रिमशद, हम मेन रोड पर भाग रहे थे। स्ट्रेचर को लेकर हम लोग भागते जा रहे थे, कोई रिश्का ही नहीं रुक रहा, कोई हमारी मदद नहीं कर रहा था। उसके बाद सिटी थाने की पुलिस की गाड़ी हमें दिखी, कुछ लड़कों ने गाड़ी को रोका तो फिर हम लोग सिविल हॉस्पिटल गए। हम मिन्नत करते हैं कि हमारे साथ ताउन किया जाए और इस लड़के को सख्त से सख्त सजा दी जाए, क्योंकि आज हमारी बेटी के साथ हुआ है, कल को किसी और बेटी के साथ हो सकता है। बेटी तो सबकी एक है, तो प्लीज मैं आपसे यही मिन्नत करती हूँ कि इस लड़के को सजा दी जाए। पुलिस ने इस केस के बारे में ये बयान दिया था। इसका चेहरा इसलिए नहीं दिखाना चाहते कि उसकी जो कानूनी तकाजा है, इसकी शनाख्त हमने अदालत में करवानी होती है, तो वो इस वजह से हम इसका वो नहीं दिखा रहे। और बिल्कुल जैसे आपने हॉस्पिटल में देखा, उन्होंने निशानदेही आप लोगों के सामने भी की है और हमारे सामने इसका भी एडमिशन मौजूद है। ये मानता है इस बात को, तेज़ाब इसके पास होता है क्योंकि ये स्वीपर का काम करता है। इस वजह से इसको कहीं से लेना या ऐसा करने की ज़रूरत नहीं, जो अभी तक इसकी बता है। अभी हम इसे तफसीली इंटरोगेशन करेंगे, इसका प्रॉपर केस बनाएंगे, अदालत के सामने लेके। उस दिन एक्सप्रेस न्यूज के रिपोर्टर जब्बार बलोच भी शब्बीर के साथ थे और इस वाक़े की तरह बलूचिस्तान में पेश आने वाले मजीद वाक़यात पर भी उदास थे। उस रोज मैं दफ्तर पहुंचा ही था कि शब्बीर ने कॉल करके मुझे इस अलमनाक वाक़े के बारे में बताया। इत्तला मिलते ही मैं वहां पहुंचा तो हिना और उसकी भाभी को अस्पताल ले जाया जा रहा था। बलूचिस्तान में ये पहला वाक़या नहीं, बल्कि मस्तुंग और दीगर इलाकों में इस तरह के वाक़यात रूनुमा हो चुके हैं। बलूचिस्तान में तेज़ाबगर्दी के हवाले से कानून साजी भी की गई, मगर उस पर अमल दरामद नहीं हो सका। प्रोग्राम शब्बीर तो देखेगा के लिए कैमरा टीम अली इमरान, सैयद अली और शाहिद मुख्तियार के साथ जब्बार बलोच, एक्सप्रेस न्यूज क्वेटा। शब्बीर ने बलूचिस्तान में तेजाब गर्दी के बढ़ते हुए वाक़यात पर
इंतहाई तशवीश का इजहार किया है और कहा है कि इंतजामिया औरतों की हिफाजत में कोताही से काम न ले और तेजाब गर्दी करने वालों को कानून के कटहरे में लाकर उनका कला कमा किया जाए। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। माँ बाप के दरमियान शक व शुबहात का सिलसिला शुरू हो जाए तो ये रिश्ता इंतहाई कमजोर हो जाता है। ऐसा ही एक वाकया इस्लामाबाद के नवाही इलाके में पेश आया, जहां इज़्दिवाजी ताल्लुकात की टूट फूट ने औलाद को बरगश्ता कर दिया था। इकबाल की बीवी ने एक कमरे का दरवाजा खोलकर देखा तो उसकी नौजवान बेटी दुनिया और माफिया से बेखबर टेबल लैंप की रोशनी में पढ़ाई कर रही थी। माँ ने बेटी को देखने के बाद इस तरह दरवाजा बंद किया कि बेटी को कानों कान खबर न हो सकी। दरवाजा बंद करने के बाद इकबाल की बीवी ने दूसरा दरवाजा खोला तो उसने देखा कि उसका बेटा किसी से फोन पर बात कर रहा था। माँ को देखकर उसने माउथ पीस पर हाथ रखा और अपनी माँ को सवालिया नजरों से देखने लगा। माँ ने उसे मुस्कुराकर देखा और दरवाजा बंद करके ड्राइंग रूम में आ गई, जहाँ खाने की मेज पर खाना रखा हुआ था और सामने ही दीवार पर लगी घड़ी रात का 1 बजा रही थी। इकबाल की बीवी डाइनिंग टेबल की एक कुर्सी पर इस तरह आकर बैठ गई जैसे वो अपने शौहर का इंतजार करके थक हार चुकी हो। उसने शौहर को फोन किया तो उधर से कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ। इकबाल की बीवी के चेहरे पर परेशानी से ज्यादा उकताहट के आसार थे, जैसे वो शौहर के देर से आने की आदी हो चुकी हो। देर में कॉल बेल बजी तो इकबाल की बीवी दरवाजा खोलने चली गई। सामने शौहर खड़ा था, उसके हाथ में गुलदस्ता था जो वो अपनी बीवी के लिए लाया था। सॉरी, मैं थोड़ा लेट हो गया। ये तुम्हारे लिए। वैसे भी मैं आदी हो चुकी हूँ आपका वेट कर करके। वैसे मैं पूछ सकती हूँ आप रात भर कहाँ रहते हैं? अच्छा ठीक है, अंदर आने को दो, जो पूछना पूछ लेंगे। इकबाल की बीवी आंखों में शिकायत लिए खामोश हो गई और डाइनिंग टेबल से खाने की डिश गर्म करने के लिए ले गई। इस दौरान इकबाल अपने जूते उतार चुका था। बेगम साहिबा, बच्चे कहाँ हैं? आप कहाँ चली गई? खाना गर्म कर रही हूँ आपके लिए, आप बैठे लेकर आ रही। इकबाल ने काफी अरसे पहले ऑस्ट्रेलिया से वापसी पर अपनी पसंद की शादी की थी, जिससे उसकी यहाँ एक बेटी और एक बेटा पैदा हुआ था। शादी के कुछ अरसे के बाद मियाँ बीवी के दरमियान खींचातानी हुई थी और अब इनके दरमियान मोहब्बत का एक वाजिबी सा रिश्ता बाकी रह गया था। इकबाल की बीवी का ख्याल था कि उसका शौहर बहुत ज्यादा पैसा होने की वजह से दूसरी औरतों में दिलचस्पी ले रहा था, बल्कि अब वो नाइट क्लब भी जाने लगा था। एक रात शौहर घर आया तो इकबाल की बीवी ने खामोशी से दरवाजा खोल दिया और बगैर किसी एहतजाज के उसके लिए खाना लगाने लगी। इकबाल को एहसास हो गया कि उसकी बीवी को उसकी सरगर्मियों से शदीद तकलीफ पहुंची थी। उसने बीवी के सामने हाथ जोड़ लिए। मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। नहीं बैठो, मुझे मालूम है कि तुम मुझसे नाराज हो। क्या करूं, मेरे दोस्त है भाभी इतने, शाम को मेरे ऑफिस आ जाते हैं, फिर उनके साथ चला जाता हूँ। यकीन जानो इस वजह से देर हो जाती है। अच्छा नहीं तो ये देखो, सॉरी, अब सब खत्म, अब ऐसा नहीं होगा। अल्लाह करे ऐसा ही हो। 20 साल हो गए मुझे ये सब देखते देखते। नहीं बस अब बहुत हो गया, और मैं तो तुमसे प्रॉमिस कर चुका हूँ, अब ठीक है ना? अच्छा ठीक है, आपके लिए खाना लगाती हूँ। आज कीमा बनाया। कीमा तो मेरा फेवरेट है, ले आओ। इकबाल की बीवी जैसे ही बावर्ची खाने की तरफ जाने लगी, उसका सांस फूलने लगा
और वो सोफे पर बैठकर हाँफने लगी। इकबाल जल्दी से बीवी के पास पहुंचा, उसकी नब्ज चेक की, माथे से पसीना पोंछा। इकबाल को अंदाजा हो गया था कि उसकी बीवी की हालत ठीक नहीं थी। खैरियत तो है? इकबाल अपनी बीवी को अस्पताल ले गया और गाड़ी में उसकी जवान बेटी भी साथ थी। इकबाल की बीवी पिछली नशिस्त पर बेटी की गोद में सर रखे हुए थी और इकबाल गाड़ी चलाते हुए मुड़ मुड़कर उसे देख रहा था। बेटी माँ का माथा चूम रही थी। थोड़ी देर में इकबाल ने कार अस्पताल के सामने रोक दी। बीवी को स्ट्रेचर पर डालकर इमरजेंसी रूम में लाया गया। लेडी डॉक्टर उसकी बीवी के मुआयने में मसरूफ हो गई। लेडी डॉक्टर ने नर्स को कुछ हिदायत दी और फिर नुस्खा लिखने बैठ गई। मैं कुछ दवाइयाँ लिख कर दे दूँ, आप मंगवा लीजिए जल्दी से। लेकिन डॉक्टर साहिबा, मेरी मम्मा को हुआ क्या है? घबराने की जरूरत नहीं है, डिप्रेशन का दौरा लगता है। डिप्रेशन? डिप्रेशन का सुनकर बेटी ने बाप की तरफ इस तरह देखा जैसे उसकी माँ की तबीयत उसके बाप के रवैये की वजह से ही खराब हुई हो। ये दवाइयाँ हैं और ये कुछ टेस्ट लिख कर दे रही हूँ, जल्द नॉर्मल हो जाएंगी। इन टेस्टों को करवा लीजिएगा। जी डॉक्टर। लो बेटा, मेडिकल स्टोर से दवा लेकर आओ। देखो घबराओ मत, मैं हूँ यहाँ पर। मम्मा आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा, मैं बस अभी आती हूँ। इकबाल की बेटी मेडिकल स्टोर पहुंची तो वहां काफी रश था। डॉक्टर के मुंह से निकले हुए अल्फाज उसके कानों में गूंज रहे थे। घबराने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत। डिप्रेशन का दौरा लगता है। डिप्रेशन का दौरा। डिप्रेशन? 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 फिर अचानक उसके जहन में वो वाकयात घूमने लगे जब उसके माँ बाप चुपके चुपके एक दूसरे से लड़ते थे और वो खामोशी से ये सारा ड्रामा देखती रहती थी। तुमने तो मुझसे मोहब्बत की थी ना? हाँ, दिमाग खराब हो गया था मेरा, पागल हो गया था मैं, पागल हो गया था मैं। तो दे दो ना मुझे तलाक। दे देता तलाक, दे देता तलाक। अगर बच्चों की जंजीर पाँव में ना बंधी होती, कहीं का नहीं छोड़ा मुझे, कहीं का नहीं छोड़ा मुझे। तुमसे शादी करना मेरी पहली गलती। इकबाल की बेटी अचानक ख्यालों से निकली तो उसकी आंखों में बाप के खिलाफ नफरत की झलक थी। उसने जज्बात काबू में किए और मेडिकल स्टोर से दवाएं लेकर वापस आ गई। इकबाल की बीवी के टेस्ट हुए तो इकबाल चकरा कर रह गया क्योंकि डॉक्टरों ने उसकी बीवी को कैंसर का मर्ज तशखीस किया था। इकबाल ने अपनी बीवी की ये बीमारी अपने बच्चों और बीवी से छुपाने का फैसला कर लिया था। एक दिन इकबाल की बीवी घर का काम काज कर रही थी कि अचानक उसे दौरा पड़ा और वो दिल पकड़कर फर्श पर बैठ गई। बेटी ने देखा तो वो दौड़ी दौड़ी आई। मम्मा क्या हुआ आपको? मम्मा उठे। थोड़ी देर में माँ का सांस बहाल हुआ तो वो बेटी का सहारा लेकर उठ बैठी। बेटी ने उसे बेड पर लिटा दिया। सलाम दुआ भी कोई चीज होती है कि नहीं? नहीं चाहिए मुझे तुम्हारा सलाम। पापा के बारे में कोई बात मत पूछिएगा प्लीज, वो मेरे लिए मर चुके हैं। चक्कर चल रहा है मेरा। कौन है? कौन है वो? वो जो भी हो, आप पूछने वाले कोई नहीं होते, आपका कोई हक नहीं है। बहुत जबान चलने लगी है तुम्हारी। मुझे लग रहा है कि खानदान की नाक कटवा के ही रहोगी। ना ही मेरा बेटा खानदान से बाहर शादी करता, ना ही ऐसी नाफरमान औलाद पैदा होती। इस कहानी की मजीद तफसीलात हम आपको दिखाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देखेगा। मम्मा क्या हुआ आपको? मम्मा उठे। थोड़ी देर में माँ का सांस बहाल हुआ तो वो बेटी का सहारा लेकर उठ बैठी। बेटी ने उसे बेड पर लिटा दिया। बेटी ने जल्दी से पंखा खोल दिया और माँ का सर दबाने लगी। बेटा, मुझे लगता है कि अब मेरा वक्त पूरा हो गया है। मम्मा आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? मैं
जीने का दिल नहीं चाहता। ऐसा नहीं बोले प्लीज, आपके बाद यहाँ पे रहने का कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। मैं जानती हूँ कि आपको पापा से शिकायत है। शिकायत? अरे सब कुछ तो बदल गया। तुम्हारे पापा ही नहीं रहे मेरे लिए। इकबाल की बीवी का खामोशी से इलाज चलता रहा, लेकिन उसकी बीवी की तबीयत रोज बरोज बिगड़ती जा रही थी। उधर इकबाल की बेटी के दिल में बाप के खिलाफ नफरत का अलाव बढ़ता चला गया और वो अपनी माँ की तबीयत का कसूरवार अपने बाप को ठहरा रही थी। एक रात जब इकबाल की बीवी सो रही थी, इकबाल घर आया तो बेटी ने दरवाजा खोला और बाप से बगैर दुआ सलाम के अपने कमरे में चली गई। बाप बेटी की यह हरकत देखकर तैश में आ गया और फौरन ही बेटी के कमरे में पहुंच गया। सलाम दुआ भी कोई चीज होती है कि नहीं? नहीं चाहिए मुझे तुम्हारा सलाम। कान खोलकर सुन लो, अपने आप को ठीक कर लो। और हाँ, ये किताब लेके बैठी रहती हूँ ना, अच्छी तरह से जानता हूँ ये शो ऑफ है और कुछ नहीं। इकबाल बेटी को डांट डपट कर बाहर निकला तो बेटी आंसू बहाने लगी। वो शदीद रंज के आलम में थी। उसे यूं महसूस हुआ जैसे कमरे की दीवारें उसे पीस डालेंगी। बेटी माँ के पास पहुंच गई जो गुनूदगी के आलम में थी। बेटी की आहट सुनकर माँ ने आंखें खोल दी। कौन है? अरे बेटा इधर। बेटी खामोश रही और अपने आंसू छुपाने की कोशिश करने लगी। तुम्हारे पापा आ गए होंगे, उनको खाना दे दो। जा मेरा बच्चा, अच्छी वाली बेटी है ना, मैं तुम्हारे पापा को खाना दे देती, पर मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं उठ नहीं सकती। जा शाबाश। जी अम्मी, देती हूँ। जीती रहे। और फिर इसके बाद इकबाल की बीवी एक दिन कैंसर से मर गई। इकबाल ने अपने बच्चों की देखभाल के लिए अपनी मां को अपने साथ रख लिया, मगर उसकी बेटी के दिल में बाप के लिए नफरत मजीद भड़क उठी और उसने अपने बाप से बातचीत करना बंद कर दी। इसके बाद जो कुछ हुआ वो इंतहाई अलमनाक है, आप भी देखिए। इकबाल की बेटी खामोशी से कमरे में पड़ रही थी कि इस दौरान उसकी दादी कमरे में दाखिल हुई और उन्होंने अपनी पोती के सर पर शफकत से हाथ फेरने लगी। खाना खा लिया बेटा? जी दादी, खा लिया। बेटा मैंने तुझसे एक बात करनी है। पापा के बारे में कोई बात मत कीजिएगा प्लीज, वो मेरे लिए मर चुके हैं। उन्होंने मेरी माँ को मारा है। बेटा इस तरह भी कोई अपने बाबा के बारे में बात करता है? बुरी बात है। अच्छा सुन, तुम्हारे पापा तुम्हारी शादी करवाना चाहते हैं। दादी मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी अगर उन्होंने मुझसे इस टॉपिक पर कोई बात की तो। दिमाग खराब हो गया इस लड़की का। ना ही मेरा बेटा खानदान से बाहर शादी करता, ना ही ऐसी नाफरमान औलाद पैदा होती। दादी बड़बड़ाती हुई दूसरे कमरे में पहुंची तो इकबाल टीवी देख रहा था। माँ को देखकर उसने टीवी की आवाज कम कर दी। हमारे खानदान में तो बिल्कुल ऐसा नहीं होता था जिस तरह ये लड़की कर रही है। तोबा। क्या हुआ अम्मा, बात की आपने? हाँ कर ली बात। वो तो किसी की बात भी नहीं मान रही। क्या स्कूल कॉलेज में यही पढ़ाया जाता है? अरे नहीं अम्मा, ऐसी बात नहीं है, मुझसे भी गलती हो गई थी। वो सदमे में, मैं किसी वक्त में उससे खुद बात करूं। तुम जानो, तुम्हारा काम जाने बस। बाप ने बेटी के लिए बर्तानिया पलट लड़का पसंद कर लिया था, लेकिन बाप और बेटी के दरमियान सर्द जंग की वजह से वो बात नहीं कर पा रहा था। एक दिन शब्बीर ने देखा कि इकबाल बहुत खुशमिजाजी से किसी से फोन पर बात कर रहा था। बेटी का बरामदे से गुजर हुआ तो वो बाप की बात सुनने के लिए रुक गई। अरे माशाल्लाह, आपका बेटा बहुत हमें पसंद है, हम सबको बहुत पसंद है, पूरे घर वालों को। जी हाँ, क्यों नहीं, आप तशरीफ लाएं, जरा नवाजी होगी। ऐसा करें, इतवार को आप आ जाएं। जी हाँ, साथ बैठकर बातें करेंगे और खाना भी खाएंगे। अच्छा जी, खुदा हाफिज। इकबाल ने कॉल खत्म की तो उसकी बेटी इंतहाई गुस्से के आलम में
पैर पटकते हुए अपने कमरे की तरफ चली गई और जोर से दरवाजा बंद कर लिया। वो तकिए में मुंह छुपाकर ज़ारो कतार रोने लगी और अपनी माँ को याद करने लगी। अम्मी कहाँ चली गई आप? मैं शादी नहीं करना चाहती अम्मी। अम्मी। बेटी के रोने की आवाज सुनकर इकबाल चौंक गया। एक लम्हे के लिए उसने कुछ सोचा और फिर परेशानी के आलम में बेटी के दरवाजे पर पहुंच गया। इकबाल ने दरवाजा खोलना चाहा तो वो बंद था। इकबाल ने दरवाजे पर दस्तक दी तो बेटी आंसू साफ करते हुए दरवाजे पर आ गई और दरवाजा खोलकर उसने मुंह फेर लिया। क्या बात है बेटा, क्यों रो रही है? आप चले जाएं यहाँ से, मैंने आपसे कोई बात नहीं करनी है। अरे तुम्हें क्या हो गया? संभालो अपने आप को। अगर तुम्हारी माँ होती तो मुझे कोई परेशानी ना होती। तुम्हारे लिए बहुत शानदार रिश्ता है। बाप की बात सुनकर बेटी खामोश रही। उसने कहर भरी निगाहों से बाप को घूरा और अभी दरवाजे से बाहर निकलने की कोशिश कर ही रही थी कि बाप ने उसे पकड़ लिया। अब इकबाल का गुस्सा अपनी इंतहाओं पर था। इस तरह से बाप की बात सुनते हैं क्यों नहीं करोगी शादी? क्या कुछ चक्कर चल रहा है? चक्कर चल रहा है मेरा। कौन है? कौन है वो? वो जो भी हो, आप पूछने वाले कोई नहीं होते। आपका कोई हक नहीं है। बहुत जबान चलने लगी है तुम्हारी। मुझे लग रहा है कि खानदान की नाक कटवा के ही रहोगी। और आपने जो नाइट क्लब में जा जाकर मेरी माँ को सदमे देकर मारा है, उसमें खानदान की नाक नहीं कटी? बकवास बंद करो। कातिल है आप मेरी माँ के। आपकी आवारगी की वजह से मरी है वो। काश तू मेरी बेटी ना होती। मैं कातिल हूं, मैं आवारा हूं, मैं आवारा हूं, मैं कातिल हूं। बेटी बाप को धक्का देते हुए कमरे से निकली तो इकबाल भी तैश में उसके पीछे पीछे आ गया। वो दौड़कर अलमारी के पास पहुंचा, दराज से पिस्तौल निकाली और फिर पागलों की तरह पलटकर बेटी की तरफ लपका। बेटी ने जैसे ही मुड़कर देखा, बेटी पर गोली चला दी। बेटी वहीं गिरकर ढेर हो गई। गोली चलने की आवाज सुनकर इकबाल का बेटा ऊपर वाली मंजिल के कमरे से निकला। इकबाल पिस्तौल अपनी कनपटी पर रख चुका था। बेटा जैसे ही दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ, इकबाल खुद को गोली मार चुका था। बाप बेटी की लाश कमरे में पड़ी थी और पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया था और इस वाकये के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया था। शब्बीर ने इस संदोहनाक वाक़े पर इंतहाई अफसोस का इजहार किया है। माँ बाप की चपकलिश से पूरा घर तबाही के दहाने पर पहुंच गया। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर का कहना है कि वो देख रहा है और मुसलसल देखता रहेगा। मुल्क भर से मजीद कहानियों और उनकी तफसीलात के साथ फिर मुलाकात होगी। देखना ना भूलिएगा, क्योंकि कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देखेगा।